नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी व्याकरण को अध्यायवार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग विकारी शब्दों को देख रहे हैं। ठीक है, विकारी शब्दों में हम लोगों ने क्या किया है कि क्रिया विशेषण को समाप्त कर लिया है अच्छे से, और समझ में आया होगा आपको। और आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए संबंध बोधक अव्यय को देखेंगे। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा सर्वनाम का, उन्हीं संज्ञा सर्वनाम शब्दों का दूसरे वाक्यों के साथ में जो संबंध बताते हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? तो हम उन्हीं को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना? तो इनके भाग, इनके प्रकार आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए संबंध बोधक अव्यय को। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, तो इसमें होता क्या है? अगर परिभाषा देखी जाए तो जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का या उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध किसी अन्य वाक्य से या अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हीं को दर्शाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध बताएगा या तो शब्दों के साथ बताएगा, वाक्यों के साथ बताएगा, तो संबंध यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ परिभाषा लिखिएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है? जो अव्यय शब्द संज्ञा व सर्वनाम के बाद आकर उन संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दर्शाता है, शब्दों के साथ दर्शाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या देखा हम लोगों ने? देखा है कि जो अव्यय शब्द किसके साथ? संज्ञा व सर्वनाम के बाद आकर उन संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दर्शाता है। जो वाक्य में दूसरे शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम के साथ, या इन्हीं के बाद संज्ञा सर्वनाम आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विद्यालय के पीछे नदी बहती है। ठीक है, और देख लो एक, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक है ना? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ऐसे देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है क्या कि विद्यालय के पीछे, तो यहाँ के पीछे जो लगा है ये क्या है? अव्यय है, संबंध बोधक है, जो कि क्या? विद्यालय और नदी को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और धन के बिना यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय है, जो कि काम को चलाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये था संबंध बोधक अव्यय। इतना अगर समझ में आया हो तो हम लोग आगे इसके प्रकार देखते हैं, भेद देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो,
संबंध बोधक अव्यय के भेद। ठीक है, हाँ आगे देखो, अब इसके संबंध बोधक अव्यय के हम लोग भेद देखते हैं। भेद, यहाँ देखिए संबंध बोधक अव्यय के भेद। भेद देखिए तीन तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रयोग के आधार पर या प्रयोग के अनुसार। ठीक है, अगला है व्युत्पत्ति के अनुसार। व्युत्पत्ति के अनुसार, और एक है अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रयोग के अनुसार इसके दो भेद हो जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर है 1 है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय। और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अव्यय व्युत्पत्ति के अनुसार क्या होता है, व्युत्पत्ति के अनुसार भी दो बांट लेंगे, मूल संबंध बोधक अव्यय, मूल संबंध बोधक अव्यय, और एक है यौगिक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है ना, अव्यय। तो ये दो तरह से हम लोगों ने देखा। अर्थ के आधार पर देखें अगर, तो अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, 13। 13 कहीं पर क्या मिल सकता है, एक तो 13 मिलेगा, कहीं पर क्या मिलेगा आपको 14 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम लोग पढ़ते मुख्यतः 13 को ही है, तो देख लीजिए इनको। ठीक है, चलिए आगे हटाया जाए इसको। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। तो प्रयोग के अनुसार देखिएगा, प्रयोग के अनुसार, तो इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, दिख रहा है ना सही से। तो देखिए इसमें लिख सकते हो आप, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विभक्तियों के बाद आते हैं, उन्हें हम या उन्हें संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो, धन के बिना, पानी के बिना। ठीक है, और नारी के बिना, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। क्या देखा हम लोगों ने, संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम की विभक्तियों के बाद आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे धन के बिना, पानी के बिना, नारी के बिना, इस तरह से आते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़े। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि अनुबद्ध, हाँ दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय।
अब इसमें क्या होता है, तो इसमें भी आप लिख सकते हो जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विकृति, है ना, विकृति के बाद आते, संज्ञा या सर्वनाम की विकृति के बाद आते हैं, उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, जैसे किनारे तक सखियों सहित पुत्रों सहित, ठीक है, पुत्रों सहित। अगर इस तरह से मिलता है आपको, विकृति है, देखिए किनारा होता है, क्या कर दिया है किनारे, सखी होता है या सखियां होता, क्या कर दिया सखियों, है ना, पुत्र होता है पुत्रों। तो ये संज्ञा या सर्वनाम को क्या कर दिया है, थोड़ा सा बिगाड़ दिया है इन्होंने। तो विकृति के बाद जो आते हैं अव्यय, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। क्लियर है बात, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलो देखो, तो ये हमने देखे प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश करिए बस इसको, ठीक है। आगे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। चलो देखो, नंबर 1 क्या होगा, मूल संबंध बोधक अव्यय। नंबर 1 है मूल संबंध बोधक अव्यय। मूल संबंध बोधक अव्यय क्या है, जो संबंध बोधक अव्यय अन्य किसी शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, या शब्दों की अन्य किसी शब्दों की सहायता से नहीं बनते हैं ना, सहायता से नहीं बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, तो जैसे में क्या देखेंगे, बिना, पर्यंत, पूर्वक, इस तरह से, ठीक है। अगला देखो, तो ये समझ में आ रहा है, मूल क्या है, जो अव्यय बिना किसी जो संबंध बोधक अव्यय बिना किसी दूसरे शब्दों की सहायता से, बिना किसी दूसरे शब्द के जुड़े बनता है या योग से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जो अन्य शब्दों के योग से ना बने। क्लियर है बात। अच्छा, जैसे बिना, पर्यंत, पूर्वक, इस तरह से। अगला देखा जाए, ठीक है, तो देखो, अगला क्या है, यौगिक। दूसरा है यौगिक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अव्यय क्या होता है, वे संबंध बोधक अव्यय जो किसी अन्य शब्दों
के योग से बनते हैं। वहां योग नहीं था, वहां मूल ही थे, दूसरे की सहायता से नहीं बनते थे। यहाँ क्या होगा, दूसरे की सहायता से, दूसरे शब्दों की सहायता से भी इनका निर्माण होगा या बनेंगे। किसी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते। जैसे कर सकते हो, के बिना, के बिना, मार्फत, ठीक है, और कर सकते हैं ऐसा, ठीक। तो ये क्या है, आपका यौगिक संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। क्या है यौगिक संबंध बोधक अव्यय, देखिएगा, वे संबंध बोधक अव्यय जो किसी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे के बिना, मार्फत, ऐसा, इस तरह से आएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, यौगिक संबंध बोधक अव्यय कर लेंगे, ठीक है। अगला देखा जाए, ठीक है। अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार एक ही बात है। तो नंबर 1 पर देखेंगे, कालवाचक, कालवाचक संबंध बोधक, ठीक है। कालवाचक संबंध बोधक में क्या आता है, जो समय को बताता है उसे हम कहते हैं काल बोधक। कालवाचक में शब्द कौन से आएंगे, जैसे आगे, पीछे, ठीक है, पहले, या फिर पूर्व आ सकता है, पश्चात आ सकता है, पश्चात, बाद, ठीक है। इस तरह के शब्द आएंगे तो इसे हम कहेंगे कालवाचक। वाक्य के बीच में संबंध बताने के लिए अगर कालवाचक शब्द है तो वहां पर क्या आ जाएगा, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। अगला देखिएगा, नंबर 2, नंबर 2 है स्थानवाचक, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ये क्या करता है, स्थान को बताता है। जैसे जो अव्यय, या जो अव्यय, लिखो ना लिखो, आप शब्द लिख लीजिए, सिर्फ शब्द आने वाले लिखिएगा। जैसे इसके अंतर्गत शब्द कौन से आएंगे, जैसे निकट, है ना, पास, ऊपर, नीचे, ठीक है, अंदर, बाहर, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगला है दिशावाचक, तीसरा देखिएगा, दिशावाचक। ये शब्द आपको पकड़ने हैं बस, ठीक है ना। दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। तो ये क्या करता है, दिशा को बताएगा। जैसे और, तरफ, ठीक है, और, तरफ, आसपास, आसपास, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगला है, तो अगला देखिएगा, ठीक है, और, तरफ, आसपास, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा होगा। अर्थ के आधार पर है, लगभग कितने भेद हैं ये, 13 भेद हैं। कहीं कहीं पर आपको 14 भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको क्या बताना है, 13। अगर पूछता है 14 और 13 में आता है तो आप 14 ही बताना, 13 नहीं बताना है। पर हम लोग पढ़ते 13 है, ठीक है। एक कारणवाचक वाचक होता है जो पूछा जाता नहीं है, आता नहीं है, कहीं पर मिलता नहीं है जल्दी से, कहीं दिया रहता है, कहीं नहीं दिया रहता है। तो अगर आपसे पूछता है तो 13 या फिर 14 दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। वैसे आएगा नहीं, आया है 1-2 एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो हटाएं इसको। अगला देखो, चौथा है साधनवाचक, साधनवाचक संबंध बोधक। साधनवाचक संबंध बोधक क्या कहता है, जिससे आप साधन, जैसे जैसे देखो द्वारा, यहाँ पर आएगा, जैसे द्वारा, जरिए, ठीक है, जरिए,
मार्फत। ठीक, इस तरह से शब्द देखने को मिलते हैं। पांचवा है आपका हेतुवाचक। हेतुवाचक पांचवा कौन सा है? हेतुवाचक संबंध बोधक। हेतुवाचक संबंध बोधक। हेतुवाचक में क्या शब्द आएंगे? जैसे वास्ते, हेतु, ठीक है, निमित्त, इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। विषयवाचक छठवां क्या है? विषयवाचक है। इसमें विषयवाचक संबंध बोधक, हाँ लिख लीजिए, विषयवाचक संबंध बोधक। ठीक है, विषयवाचक संबंध बोधक में कौन से शब्द आएंगे? जैसे में बाबत, निस्बत, ठीक है, नाम, भरोसे, ऐसे शब्द आते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। 6 हो गए हैं। अगला देखिए 7वां व्यतिरेक वाचक। 7वां है व्यतिरेक वाचक संबंध बोधक। ठीक है, अव्यय है तो इसमें क्या आएगा? हो जाता है सिवा, बगैर, ठीक है, अतिरिक्त, कुछ इस ऐसे शब्द आएंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, व्यतिरेक में 8वां है विनिमय, विनिमय वाचक। इसमें क्या हो जाएगा? पलटे, बदले, ठीक है, एवज, इस तरह के शब्द यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। 9वां है सादृश्यवाचक, सादृश्य वाचक संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे समान, तरह, भांति, बराबर, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 9 देख लिए हम लोगों ने। देखिए 10वां है विरोधवाचक, विरोधवाचक कहो, विरोधवाचक संबंध बोधक। विरोधवाचक संबंध बोधक क्या होगा? विरोधवाचक संबंध बोधक में क्या हो जाएगा? जैसे विरुद्ध, ठीक है, विरोध भी खिलाफ आ जाएगा, खिलाफ, ठीक है, उल्टे, और आ सकता है विपरीत, इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। सहचर वाचक, सहचर वाचक संबंध बोधक में क्या रहेगा? सहचर वाचक संबंध बोधक जैसे संग, समेत, साथ, सहित, ठीक, तो ऐसे आ जाएंगे। संग्रहवाचक 12वां कौन सा है? संग्रहवाचक। तो संग्रहवाचक संबंध बोधक में क्या आ जाएगा? संग्रहवाचक संबंध बोधक में आएगा आपका जैसे तक, भर, ठीक है, मात्र, इस तरह से आ जाएगा। 13वां कौन सा है? तुलना बोधक संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। बोधक में क्या रहेगा? अपेक्षा, ठीक है, सामने, ऐसे, बनिस्बत, ये ऐसे शब्द रहेंगे आपके। तो ये क्या थे? संबंध बोधक अव्यय हम लोगों ने देखे हैं आज, जिसमें से हम लोगों ने क्या कहा है कि जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर, है ना, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उन संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दिए गए अन्य शब्दों के साथ अगर बताता है
तो उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा उनको, ठीक है। और जिसमें हमने 3 प्रकार इसके पढ़े हैं, एक तो प्रयोग के आधार पर, एक पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा क्या है, अर्थ के आधार पर। विधिवत बता दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए। ये पाठ तीसरा है आविकारी शब्दों का, तो यहाँ पर आएगा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय। ये होते क्या है समुच्चय बोधक अव्यय, तो देखो पदों या वाक्यों को, पदों या वाक्यों को जोड़ने वाले जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जैसे सीता और गीता, सीता और गीता खेलती हैं, राम घर गया और सो गया। इस तरह से देखा आपने कि ये और क्या है, ये और क्या है, ये क्या कर रहा है, 2 पद हैं, ये एक पद है और ये क्या है, एक पद है, ठीक है। इनको जोड़ा है उसने, ये दोनों ही क्या है, ये पद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, और ये एक वाक्य है और ये भी एक वाक्य है। ये क्या है, ये एक वाक्य है और ये भी एक वाक्य है। तो इसने क्या किया है, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य यहाँ पर किया है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद भी होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो चलिए देखिए, हटाया जाए इसको। देखो समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद कितने होंगे, तो 2 भेद होंगे। भेद यहाँ पर कर लेंगे 2। नंबर 1 समानाधिकरण अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, इनके भी अपने 4 भाग बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को। नंबर 1 क्या कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा संयोजक। नंबर 2 की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, विभाजक। और नंबर 3 है जो, वो है आपका विरोध दर्शक। नंबर 4 पर देखिए परिणाम दर्शक, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय को फिर से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, संयोजक है, विभाजक है, विरोध दर्शक है और परिणाम दर्शक है, ठीक है। दूसरा देखिए व्यधिकरण में क्या होगा, तो व्यधिकरण का देखो नंबर 1 कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, तीसरे की बात करते हैं तो संकेतवाचक,
और चौथा है स्वरूपवाचक। चौथा क्या है? स्वरूपवाचक है। तो देख लीजिए, ये है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, ठीक है ना। तो इनको देख लो थोड़ा थोड़ा सा, वैसे ठीक है, तो हटा लें इसको। देखिए समानाधिकरण वाले देखिएगा, नंबर 1 कौन सा था? संयोजक। संयोजक क्या होता है? अच्छा, समानाधिकरण क्या करेगा? समान पदों या समान वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। समानाधिकरण क्या करता है? समान पदों या समान वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। आगे हम लोग संयोजक में देखें, संयोजक में आता क्या है? उनसे आएंगे जैसे और, व, एवं, तथा, ठीक है, इस तरह से शब्द आते हैं। जैसे मोहन व सोहन पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ऐसा कर सकते हो। अगला देखिएगा दूसरा, वियोजक विभाजक। विभाजक या वियोजक एक ही बात है। विभाजक, एक मिनट, विभाजक, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या आ जाता है? या, अथवा, ठीक है, या, अथवा, न, ना की, ठीक है, इस तरह से शब्द यहाँ पर आएंगे। जैसे यह पेन, यह पेन रमा अथवा श्यामा का है, श्यामा का है। तो ये अथवा क्या है? ये अलग कर रहा है वाक्य को, या तो इसका है या तो उसका है, ठीक है। अगला देखिए आगे, ये समझ में आया होगा। संयोजक क्या करता है? वाक्य को या पदों को जोड़ता है। वियोजक क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। तो अगला देखिए, विरोधवाचक तीसरा है, विरोध दर्शक। विरोध दर्शक, विरोध दर्शक में क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत शब्द कौन से आते हैं? ये विरोध दर्शाता है, विरोध को। शब्द कौन से आते हैं? जैसे इसके अंतर्गत शब्द आएंगे लेकिन, ठीक है, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्द यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसे शब्द यहाँ आते हैं। जैसे उसने, उसने मेहनत, मेहनत बहुत की, उसने मेहनत बहुत की, किंतु, किंतु सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। उसने मेहनत तो बहुत की किंतु क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? विरोध है, ठीक है। किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द आ जाए तो यहाँ क्या होता है? विरोध दर्शाता है। अगला देखिए चौथा वाला, चौथा कहता है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक, ये क्या बताता है? ये परिणाम को दर्शाता है, ठीक है। पहले वाले वाक्य का दूसरे वाक्य पर परिणाम दिखता है, दर्शाता है। जैसे देखिए इसके अंतर्गत आएगा क्या? इसके अंतर्गत आते हैं शब्द इसलिए, जैसे इसलिए, अतएव, ठीक है, सो, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको देखने को यहाँ पर। जैसे जैसे यहाँ कर लें, वह मेहनत करता था इसलिए मेहनत करता था सो सफल हो गया, या इसलिए सफल हो गया। सो लगा लो, इसलिए लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसलिए सफल हो गया, है ना, इसलिए सफल हो गया। तो ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको। तो यहाँ क्या लिखा है? ये इसलिए क्या है?
परिणाम को बता रहा है, मेहनत करता था तभी तो परिणाम मिला है, सफलता मिली है, ठीक है। और यहाँ ये किंतु है, ये क्या कर रहा है, विरोध पैदा कर रहा है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो समानाधिकरण को हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे व्यधिकरण को। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को देखिएगा, सेकंड नंबर है व्यधि, दूसरा नंबर व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। इसमें क्या है, पहले आता है नंबर 1 पर आपका कारणवाचक, कारणवाचक, ठीक है। कारणवाचक में क्या रहेगा, कारण बताएगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ जैसे में क्या करेंगे, जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। से ये सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हुआ, नहीं हुआ क्योंकि, क्योंकि पढ़ता नहीं था, पढ़ता नहीं था, ऐसा आ जाएगा, है ना। कारण है, सफल नहीं हुआ है, क्यों, कारण क्या है, पढ़ता ही नहीं था, सफल नहीं हो पाया। अगला देखिए दूसरा, दूसरा है आपका उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक में शब्द क्या आएंगे, यहाँ क्या आएगा, शब्द क्या आएंगे, जैसे कि, जो, यहाँ भी इसलिए हो सकता है, इसलिए, ठीक है, ताकि, ऐसे। देखो अधिक मेहनत करो, जैसे लिख लो अधिक मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, ऐसा, ठीक है। वाक्य क्या रहेगा, उदाहरण क्या रहेगा, अधिक मेहनत करो ताकि क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। अगला देखो तीसरा, इसको हटा लें, पहले से हटा देते हैं। आगे देखो, आगे लास्ट बचता है आपका, नहीं 2 बचते हैं अभी। अगला है तीसरा, तीसरा कौन सा रहेगा, संकेतवाचक, संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे देखिए जो, तो, ठीक है, यद्यपि, यद्यपि, तथापि, ठीक है, यदि तो, यदि तो, ऐसे शब्द देखने को मिलेगी। जैसे जैसे उदाहरण, ऐसे देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना, जरूर मिलेगी, ये चीजें हैं। तो उदाहरण देखा आपने, ये तो, और यहाँ क्या है, यदि, ठीक है। लास्ट देखो अंतिम, चौथा है स्वरूप, स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ क्या रहेगा, कि, जो, अर्थात, ठीक है, यानी, यानी, माने, इस तरह के शब्द यहाँ देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या, स्वरूपवाचक में कि, जो, अर्थात, यानी, माने, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वह अच्छा है, कि वह अच्छा है, ठीक है। इस तरह से जोड़ सकता है ये, कि ऐसे ही सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत होगा। तो ठीक है, हम लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय को भी समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली जो क्लास होगी विस्मयादि बोधक और निपात को हम लोग एक साथ देख लेंगे। और तो चलिए, समझ में आया होगा, और ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, और क्लास अच्छी लग रही हो
तो इसे शेयर ज़रूर करिए, हमारे लिए इतना तो करना बनता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।